Good morning, class. Today we discuss about theory basis of accounting. In in this chapter, we discuss about basis of accounting, GAAP, as we already discussed about that point, IFRS, Indian Accounting Standard, and about GST. So first of all, we know about what does it means GAAP, Generally Accepted Accounting Principle. It is used for maintaining uniformity and consistency in the process of accounting with the help of rules and principles which are generally accepted by the accounting profession. These rules are called by different names such as principles, assumptions, concepts, convention, as we already discussed about various concepts and principles. Generally accepted accounting principles are used for ensured in accounting procedure and methods. Certain accounting principles have been accepted by accountants all over the world. The rules and the guidelines are used in preparing accounting reports are termed as generally accepted accounting principle. तो गैप का मतलब क्या हो गया? ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स या प्रोसीजर्स होते हैं या मेथड्स होते हैं जो अकाउंटिंग प्रोसीजर में यूनिफॉर्मिटी ले आते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड अकाउंटेंट इन प्रिंसिपल्स को, इन रूल्स को यूज़ करते हैं, इसीलिए इनको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है. अब कुछ फीचर्स हैं इसके. These features are also referred as concepts and conventions. The term concept refer to necessary assumptions and ideas which are fundamental to accounting practices, and the term convention connotes custom or tradition as a guide to preparation of accounting statement. क्योंकि हम लोग ये पहले भी बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जब हम कंसेप्ट्स की बात करते हैं तो ये कुछ बेसिक अजम्पशंस होते हैं जो कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में हेल्प करते हैं, और कन्वेंशंस कुछ ऐसे कस्टम्स या ट्रेडिशंस होते हैं जो कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं. जो हम लोग को यहाँ बेसिकली डिस्कस करना है वो है हमारा टॉपिक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. अब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोगों ने थोड़ा सा अक्रूवल बेसिस कंसेप्ट पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि हमारे दो तरह के अकाउंटिंग के बेसिस होते हैं, कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग. देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश एंड अक्रूवल. अब पहले हम लोग देखते हैं कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है. अब नाम से ही आप देख रहे हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब हो गया जहाँ सिर्फ कैश इन्वॉल्व होता है. ठीक है, मतलब क्या हो गया कि रेवेन्यू इज़ रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड. हम रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड करते हैं जब कैश रिसीव होता है. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. इन दिस मेथड एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेड व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड और पेड एंड नॉट व्हेन द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बिकम ड्यू. जो भी हमने आपको बताया कि वी रिकॉर्ड इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओनली व्हेन revenue is generated or received. For example, goods sold on credit will be recorded only when sale proceeds are received. मतलब क्या हो गया कि अगर आपने गुड्स को क्रेडिट पे बेचा है तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. आप कब रिकॉर्ड करेंगे? जब उससे आपको कैश रिसीव होगा. सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज़ पेड फॉर देम. ठीक ऐसे ही हम एक्सपेंसेस को भी तभी रिकॉर्ड करते हैं जब कैश रिसीव होता है. अब जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं हम यहाँ पे. इफ़ ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2016 इज़ पेड इन जनवरी 2017, इट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली इन जनवरी 2017. दिस सिस्टम इज़ इनकम्पैटिबल विद द मैचिंग प्रिंसिपल. एज हमने डिस्कस किया था, मैचिंग कंसेप्ट जो होता है, मैचिंग प्रिंसिपल जो होता है वो क्या बताता है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड का या पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के जो भी एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज़ हैं वो मैच होने चाहिए. लेकिन अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम तभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जब हमें कैश रिसीव होता है. तो ये एक इनएप्रोप्रिएट कंसेप्ट हम कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि
ये दो डिफरेंट पीरियड्स में आ जाते हैं। अब हमने 16 का हमारा रेंट ड्यू था, लेकिन हमने उसको जनवरी 2017 में अगर पे किया है, मींस कि हम उसको 16 में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जबकि मैचिंग प्रिंसिपल ये हमें बताता है कि जिस टाइम पे वो पर्टिकुलर एक्सपेंस ड्यू है, हम उसी टाइम पे उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आपका कैश बेसिस का एक तरीके का ड्रॉबैक होता है। बेसिक चीज़ क्या है कि इन कैश, अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, we record only cash transactions and credit transactions are ignored till the cash is received or paid for such transactions. Okay? अब accrual basis पे हम आते हैं। accrual basis क्या कहता है? now deferrals letter, now accruals letter। मतलब क्या हो गया? accrual basis of accounting जो है ये बताता है कि हमें ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड कर लेना है जबकि वो हो रही हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे बिकम ड्यू रैदर व्हेन दे आर रिसीव्ड और पेड। ठीक है, मतलब क्या हो गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का अमाउंट हमने कब पे किया है या कब रिसीव किया है, हमें रिकॉर्ड कब करना है, जब वो ट्रांजैक्शन हो रहा है। इन दिस मेथड कॉस्ट एंड रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच दे ऑकर rather than they are paid or received. This is more appropriate for the ascertainment of profit or loss as expenses are matched against revenue. अब यहाँ पे हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, क्योंकि सेम पीरियड के जो भी एक्सपेंसेस और जो भी रेवेन्यूज़ होते हैं वो एक दूसरे से मैच करते हैं। अब कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जो हम लोग यहाँ थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं कैश बेसिस के और क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के। एडवांटेजेस क्या होते हैं? इट इज़ अ सिंपल मेथड टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो बिकॉज देयर आर नो एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ कोई भी एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं होती, इसलिए ये काफ़ी सिंपल मेथड होता है अंडरस्टैंड करने के लिए और फॉलो करने के लिए। दिस अप्रोच इज़ मोर ऑब्जेक्टिव एज इट अवॉइड्स द यूज़ ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट। अब इस पर्टिकुलर अप्रोच को हम ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई हम कह सकते हैं पर्सनल बायसनेस या पर्सनल जजमेंट नहीं होती या एस्टिमेट्स नहीं लगाए जाते। जहाँ जो ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा है हम सिर्फ उसको ही रिकॉर्ड करते हैं, अदर ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं करते। इट इज़ सूटेबल फॉर दोज इंटरप्राइजेज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर ऑन कैश बेसिस। बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ऐसे हम कह सकते हैं बिजनेस फर्म्स होती हैं जहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होते हैं, तो उनके लिए सूटेबल होता है। जहाँ पे क्रेडिट पे ट्रांजैक्शंस कम होते हैं तो वो लोग प्रीफर करते हैं कैश बेसिस को फॉलो करना। लेकिन जैसा हमने बताया कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेज क्या हो जाते हैं? इट डज़ नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब इससे हमें क्लियर पिक्चर नहीं पता चलती है प्रॉफिट और लॉस की। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्रीज़ को इग्नोर करते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, अक्रूड एंड अनअर्न्ड इनकम हो गई, तो इनको हम इग्नोर करते हैं और हमें पता नहीं चल पाता है कि एग्जैक्ट हमारे प्रॉफिट या लॉस का फिगर क्या है। दूसरा इसका ड्रॉबैक होता है कि इट डज़ नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अब ये मैचिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं करता। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें कोई कंसिस्टेंसी ज़रूरी नहीं है कि हो, प्रॉफिट जो है वो हर साल डिफरेंट होता है। मतलब क्या हो गया कि देयर इज़ नो कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर्स एज कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स आर नॉट डिस्टिंग्विश। अब यहाँ पे कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स को अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता है। ठीक है, सिर्फ कैश को ही रिकॉर्ड करते हैं हम। तो अब कैश में हम क्लासिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन से हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं या रेवेन्यू के आइटम्स हैं और कौन से हमारे कैपिटल के आइटम हैं। तो ये तो कुछ इसके ड्रॉबैक्स हो गए। अब हम जब अक्रूवल बेसिस पे आते हैं, अक्रूवल बेसिस के भी कुछ
पॉजिटिव पॉइंट्स यानी कुछ एडवांटेजेस और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? इट इज़ मोर साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये हमने पहले भी बताया था, अक्रूवल बेसिस जो होता है, क्योंकि ये मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करता है इसलिए ये ज़्यादा साइंटिफिक होता है, क्योंकि हम इसमें दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस मींस कैश एंड क्रेडिट बोथ काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड इट ऑल्सो फॉलोज द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग. It disclosed correct profit or loss for a particular period and also shows true financial position of the business. अब कैसे ये ट्रू पिक्चर देता है? क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपके करंट ईयर या जो आपके पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं एंड इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ट्रांजैक्शन का पेमेंट कब हो रहा है या उस ट्रांजैक्शन से आपको मनी कब रिसीव हो रहा है. तो इससे हमें क्लियर प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एडजस्टमेंट्स को फॉलो किया जाता है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, अक्रूड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है. तो ये जो पॉइंट्स हैं ये इसको हेल्प करते हैं ज़्यादा साइंटिफिक बनाने में और क्लियर पिक्चर शो करने में फाइनेंशियल पोजीशन और बिजनेस के प्रॉफिट को. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इस पर्टिकुलर बेसिस में एक कंसिस्टेंसी होती है. कंसिस्टेंसी मीन्स एक रेगुलरिटी होती है. क्यों? क्योंकि हम कैपिटल और रेवेन्यू आइटम को ईजिली यहाँ पे डिस्टिंग्विश करते हैं. डिस्टिंग्विश करने से मतलब है कि हम अलग अलग आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा हमारा डे टू डे रिक्वायरमेंट का एक्सपेंसेस है. ये सारी चीज़ें हम अक्रूवल बेसिस के ही अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं. लेकिन वहीं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. द मेन डिसएडवांटेज आर इट इज़ नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. अब ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की तरह सिंपल नहीं होता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं. ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्रीज का मतलब क्या हो गया कि आउटस्टैंडिंग को हम यहाँ फॉलो करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को फॉलो करते हैं. तो अब जब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और वहीं पर्सनल बायसनेस और जजमेंट से भी भरा होता है, या हम कहते हैं इट रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट. ये डिपेंड करता है जो भी इंडिविजुअल इसको फॉलो कर रहा है उसके पर्सनल जजमेंट पे भी और पर्सनल बायसनेस पे भी डिपेंड करता है. और सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं ड्रॉबैक है वो ये कि ये काफ़ी लेंदी होता है. इसका जो प्रोसेस होता है, अगर हम अकाउंटिंग प्रोसेस में अक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हैं तो इसका प्रोसेस बहुत लेंदी होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ एडजस्टमेंट एंट्रीज प्रेजेंट होती हैं. तो ये तो आपके हो गए अक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. नेक्स्ट हम आते हैं IFRS पे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. IFRS जो है बेसिकली जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था तो उस टाइम पे कई सारी MNCs जो हैं वो अपने बिज़नेस को अलग अलग कंट्रीज़ में डेवलप कर रही थी. तो जब ये प्रोसेस चल रहा था तो इंटरनेशनल ट्रेड और FDI यानी फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फ्लो वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ. तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो एक चीज़ ये फील किया गया कि अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस जो हैं वो हर कंट्री के डिफरेंट थे. हर कंट्री अपने अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अलग अलग कन्वेंशंस को फॉलो कर रही थी. तो एक ये ज़रूरत फील की गई, एक ज़रूरत ये समझ में आई कि एक सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने चाहिए जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ किए जा सके सेम. तब उस टाइम पे एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी इस्टेब्लिश की गई, IASC was established in 1973, जिसने 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू किया. फिर 2001 में IASC यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी को रिप्लेस कर दिया गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. और इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड
को हम अब आज की डेट में इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS के नाम से जानते हैं। तो आज के टाइम में मोर देन 100 कंट्रीज़ of the world require compliance of IFRS while preparing financial statement of a company। मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंट टाइम में लगभग 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसी हैं जो IFRS को फॉलो करती हैं। अब यहाँ देख लेते हैं हम कि मीनिंग क्या है। बेसिकली IFRS आर ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज सेटअप ऑफ accounting standard for reporting different type of business transactions and events in the financial statement. The objective is to facilitate international comparison for true and fair valuation of business enterprise. तो IFRS जो है उसको डेवलप करने का बेसिक मोटिव क्या था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए। तो इसको जनरली हम कहते हैं प्रिंसिपल बेस्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड। अब नीड, जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट मटीरियल मैनिपुलेशन और एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ ग्लोबल बेसिस। इट फैसिलिटेट्स ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ इंक्रीज ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। फिर हम आते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बताते हैं हमें? Basically, Indian accounting standard converged with IFRS are the new set of accounting standard which India has started to adopt in phased manner from year 2016 onwards। अब 2016 से इंडिया जो है अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स इसने डेवलप किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ IFRS। एज Indian accounting standard is not different from IFRS. It is accounting standard notified by Ministry of Corporate Affairs and has wide range of conversions as compared to existing accounting standard. ये हमने आपको पहले ही बताया कि इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ 98% इंस्पायर्ड फ्रॉम IFRS। अब एप्लीकेबिलिटी अगर हम देखें तो ये फेज़ वाइज इसको अप्लाई किया गया। फ़ेज़ 1 में कंपनीज़ अदर देन दोज कवर्ड इन फ़ेज़ 2, मतलब कुछ कंपनीज़ को फ़ेज़ 2 के लिए छोड़ दिया गया था। तो 1 अप्रैल 2016 में जिन कंपनीज़ की नेटवर्थ 500 करोड़ है उनको AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए कहा गया। फिर 1 अप्रैल 2017 में नेटवर्थ जिनकी 250 करोड़ से ज़्यादा है और 500 करोड़ से कम है एंड ऑल लिस्टेड कंपनीज़, उनको रजिस्टर करने के लिए कहा गया और उनको फॉलो करने के लिए कहा गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वहीं जब फ़ेज़ 2 में हम आए तो फ़ेज़ 2 में NBFCs यानी कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, बैंकिंग कंपनीज़ हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गई, उनको 1 अप्रैल 2018 जिनका भी नेटवर्थ मोर देन 500 करोड़ था उनको फॉलो करना के लिए कहा गया। और 1 अप्रैल 2019 में जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा और 500 करोड़ से कम था उनको ये फॉलो करने के लिए कहा गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा GST है, विच वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।